आज इस तीसरे चैप्टर का हमारा ये तीसरा वीडियो है। चैप्टर भी आपका तीसरा है और उसका ये तीसरा वीडियो भी है। इससे पहले वीडियो में हम लोग धातु के बारे में जान चुके थे और धातु के बाद हमने इस सभी चीज को आपको करा दिया था कि धातु का गुण, धातु से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सभी हमने आपको पूरे डिटेल्स के साथ कराए हैं। यकीन रखिए ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो ये सब है, जब सभी टॉपिक ये क्लास के हैं, आपके एक भी क्वेश्चन साइंस के नहीं छूटेंगे जिन्होंने ये पूरा वीडियो कर लिया। और ये दूसरे वीडियो में हमने आपको इन दोनों में अंतर करा दिया था। ये धातु और अधातु में अंतर हमने दूसरे वीडियो में आप लोगों को एकदम हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको कराया था, जिसे लिखाए हैं क्लास में, उसी तरह से सेम टू सेम आपको ये अंतर भी हमने करा दिया था। जिनका भी ये सब छूटा होगा पिछला वीडियो जाकर देख लेंगे। बाकी आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ से, चलिए ला रहे हैं इस वीडियो में आपको, हाँ यहाँ से एकल सहसंयोजी बंधन के बारे में आप लोग को जानना है कि एकल सहसंयोजी बंधन किसे कहते हैं। इससे पिछले वीडियो में सभी चीज हो चुका है, वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और आज का ये वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक। आगे आप चलिए, इसको था कि एकल सहसंयोजी बंधन, तो देखिए जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के सिर्फ एक युग्म का साझा होता है उसके उनके बीच एकल सहसंयोजी बंधन बनता है। देखिए फिर से कि जब जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के है, इलेक्ट्रॉन है ये कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन के सिर्फ एक युग्म का साझा होता है उनके बीच एकल बंधन बनता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, ये दो यहाँ पे लिखने का मतलब है कि हाइड्रोजन दो ठो है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ठो है, हाइड्रोजन दो ठो है, ठीक। हाइड्रोजन दो लिखने का मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे दो है, परमाणु संख्या दो नहीं है, हाइड्रोजन दो ठो है। अब यहाँ पे परमाणु संख्या हाइड्रोजन का एक होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1, तो इसका अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक ठो हाइड्रोजन, मतलब दो ठो हाइड्रोजन था तो दो ठो हाइड्रोजन हमने लिख लिया। इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ पे दे दिया गया, और इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका इधर है। अब इसको साझा कर लिया जाएगा। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है और हीलियम की जिसको अंतिम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, बस इसका संतुष्टि मिल जाती है। बाकी जितने भी हैं उन सभी को 8 चाहिए इलेक्ट्रॉन, अपने अंतिम कक्षा में 8 चाहिए, लेकिन इसको सिर्फ, इसको और हीलियम को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो इसका अंतिम कक्षा में एक ठो है और एक ठो चाहिए, तो एक ठो यहाँ बिंदु दे देंगे और एक ठो यहाँ, और इसको लेके इसको घेर लेगा। तो इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का सजा हुआ तो एक ठो, देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं कि हाइड्रोजन एक ठो इधर लिख देंगे हम, और एक ठो हाइड्रोजन इधर लिख देंगे। दो ठो क्यों लिखेंगे? क्योंकि दो ठो हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में किधर भी हम एक दे देंगे, तो एक वहां देंगे जहां हमारा उपयोग हो सके। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया कि एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का हो गया, लेकिन इस हाइड्रोजन के भी अंतिम कक्षा में एक ही होगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है, तो इसका भी यहाँ पे दे दिया जाएगा और वहीं दिया गया है। अब इस हाइड्रोजन को तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए दो ठो चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ से इसे घेर लेगा। देखिए जैसे ये वाला यहाँ से इसे लेके घेर लिया है, घेर लिया है। तो यहाँ से जैसे घेरा है आप लोग देख लीजिएगा, इसमें भी ये एक ठो घेर लिया है, तो इसका तो अष्टक पूरा हो गया इस वाले हाइड्रोजन का। इसको भी तो पूरा करना है, तो साझा करेगा, इससे मांगेगा कि तुम मेरा यूज कर लो और मैं तुम्हारा यूज कर लूंगा, तो और ये ऐसे लेके ये वाला ऐसे बंधन बना लेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें ये ऐसे लेके ऐसे बना लेगा, तो दो ठो इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएगा तो एक ठो बॉन्ड बन जाएगा, तो उसी को एकल बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल बंधन। और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से इसमें क्लोरीन, क्लोरीन दो ठो है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। इसको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका अंतिम कक्षा में 7 ठो, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनको नहीं आता है उनके लिए दिक्कत होने वाला है, जिनको आता है उनके लिए आसान होगा, जिनको नहीं आता है उनके लिए दिक्कत होगा इसमें। और ये 2 नंबर के लिए कोई ना कोई जरूर इसमें से एक ठो आएगा। देखिए अंतिम कक्षा में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए ये क्लोरीन हो गया। यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम इसके साइज को छोटा कर ले रहे हैं। ये यहाँ पे क्लोरीन है, इसको एक सेकेंड थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अच्छे से बताएंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए कि Cl हो गया, Cl, ठीक। और इधर में भी एक ठो Cl हो गया, दो ठो क्लोरीन है तो दो ठो क्लोरीन हम लिख दिए, एक ही में L होगा। तो आप लोग माउस ले लिख रहे हैं, लिखने में बन नहीं रहा है, ठीक, इसलिए समझिए केवल क्लोरीन है। इसमें अंतिम कक्षा में 7 है, इसको चाहिए अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, चाहिए कितना? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो एक ठो ही सिर्फ मांगेगा। और ये स्टार बनाया गया है और ये डॉट इसलिए क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के हैं और ये सभी इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के हैं, ठीक, इसलिए अलग अलग बनाया गया है। तो आप लोग अलग भी बना सकते हैं, एक जैसा भी। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, सातों को पहले दे देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। यहाँ पे एक दिए हैं, क्यों? क्योंकि इससे हम एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे। यहाँ पे इसका भी एक हो जाएगा, दो ठो इसका ऊपर और दो ठो इसके नीचे और दो ठो इधर में, यानी कि 2 2 4 2 6 और एक 7 इसका भी। इसको एक ही ना चाहिए तो यहाँ से ये बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से ये घेरेगा, कहेगा एक ठो मुझको दे दो और एक ठो ये लेके घेर लेगा, और इसके 8 ठो हो गए और इसका अष्टक पूरा हो गया। तो ये भी कहेगा जब तुम मेरा यूज करोगे तो मैं भी तुम्हारा यूज करूंगा, और ये लेके यहाँ से लेकर
ऐसे घेर लेगा, जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये बन गया Cl और Cl, और जो ठो दोनों बॉन्ड का साझा हुआ उसके बीच में एक ठो बंधन बन जाएगा और बाकी के इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाता है, नहीं दिखाया जाता है। तो इनके बीच में कौन सा बंधन हुआ? एकल बंधन, एक बंधन आया। तो ये कौन सा बंधन हुआ? एकल बंधन। आगे है CH4। CH4 में भी सेम वही चीज, इसमें देखिए H अलग है, H अलग है और C अलग है, यानी कि अलग अलग आदमी है। और H इसमें कौन है? H चार ठो है। थोड़ा सा साइज बढ़ा दीजिए इसका। H चार ठो है, फिगर में ही समझिएगा। H कितना है? चार ठो। देखिए H का तो परमाणु संख्या एक होता है, मतलब हाइड्रोजन का, तो इसका अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन। और ये देखिए C6 यानी कार्बन का अंतिम कक्षा में कितने? चार इलेक्ट्रॉन। यहाँ से देख लीजिएगा कि चार कैसे। अब देखिए कार्बन एक ठो है तो कार्बन को एक जगह पे लिखेंगे, हाइड्रोजन चार ठो है तो चारों तरफ हाइड्रोजन को दे देंगे। कार्बन के अंतिम कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दिया गया है। ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन बाहर बाहर है, और हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन का हो गया, ये भी हाइड्रोजन का, और ये भी हाइड्रोजन का, और ये भी हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को दो को चाहिए, तो हाइड्रोजन यहाँ से अपना घेर लेगा और दो ठो में इसका पेट भर जाएगा, यानी इसका अष्टक पूरा हो गया। ये भी दो ठो घेर लेगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। ये भी दो ठो घेर लेगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। हाइड्रोजन का तो अष्टक पूरा हो गया। कार्बन को चाहिए आठ गो, चार गो इसके बाहरी कक्षा में है। अभी चारों से एक को ले लेगा तो इसका भी आठ गो हो जाएगा। देखिए दो, दो चार, दो छह और दो आठ। तो कार्बन का भी काम हो गया, हाइड्रोजन का भी काम हो गया। तो इसी को कहते हैं साझा करना, यानी कि दे देना उसको और उससे ले लेना, साझेदारी होता है। तो इनके बीच में एकल बंधन हो गया। तो ये सभी एकल बंधन के उदाहरण थे। अब चलिए आपको डबल बॉन्ड की ओर ले चलते हैं, सभी उदाहरण ही थे। अब यहाँ पे द्विक सहसंयोजी बंधन, वो एकल सहसंयोजी बंधन था, और यहाँ पे द्विक सहसंयोजी बंधन। तो इसमें है कि जब दो परमाणुओं के बीच सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो, उसमें था इसके ऊपर वाले में कि एकल बंधन में जब दो परमाणुओं के बीच एक बंधन हो, लेकिन एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो, लेकिन इसमें कह रहा है कि जब दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तब उनके बीच द्विक सहसंयोजी बंधन बनता है। द्विक सहसंयोजी बंधन बनता है। जिससे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दो लिखने का मतलब इसका परमाणु संख्या दो नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे दो ठो है, ऑक्सीजन दो ठो है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है आठ। परमाणु संख्या आप लोगों को एक से लेकर 20 तक याद रखना है, किसी भी हाल में। एक से लेकर 20 तक, 120 नहीं, एक से लेकर 20 तक को तो किसी भी हाल में याद रखना है। और 30 तक याद रखिएगा तो एकदम बढ़िया रहेगा, यानी कि 30 तक आप लोग याद रखिएगा। ठीक, आगे में देखिए इसमें हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? छह। छह कैसे? तो इसको देखिए तोड़ेंगे, 1s2 2s2 2p4, यानी कि दूसरे कक्षा में कितना हुआ? फोर। दूसरे कक्षा में आप कीजिएगा छह, तो यहाँ पे दूसरे कक्षा में छह हो गया। तो देखिए ये एक ऑक्सीजन है, इसमें छह ठो देना है, दो ठो ऊपर देंगे, दो ठो इधर और दो ठो इधर। देखिए अलग कलर से कर देना है इसका, दो ठो हो गया, एक ही में है। हाँ, यहाँ पे इसका अलग और इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग, दो ठो ऊपर, दो ठो इधर, दो ठो इधर, यानी ऑक्सीजन का छह हो गया। इसको दो ठो चाहिए तो दो ठो बगल वाला से मांग लेगा, इसके भीतर छह इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना बाहर में, इसको भी दो चाहिए और इसको भी दो चाहिए, तो दोनों आपस में साझा कर लेगा, तो ये हो जाएंगे डबल बॉन्ड। यानी ऑक्सीजन के बीच में कितने बंधन? तो दो बंधन। ठीक, ये पूछता भी है VVI, यहाँ पे भी इसको करिए VVI। ये पूछता है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं? तो दो बंधन, VVI एक नंबर के लिए। ठीक, ऑब्जेक्टिव में हमने इनको देखा भी है क्वेश्चन को ऐसे। आगे देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सी के इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और O का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। कार्बन का अंतिम कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा में छह इलेक्ट्रॉन। कार्बन एगो है, कार्बन देखिए एगो है, ऑक्सीजन दो ठो है। कार्बन को रखेंगे बीच में, ऑक्सीजन को दोनों तरफ दे देंगे, और सेम वही काम, दो ठो इधर और एक एक ऊपर नीचे। अब कहिए कि हम दो ठो ऊपर क्यों नहीं देंगे? तो आप नीचे वाला ये हटाकर, ये नीचे ना लिखकर दो ठो ऊपर भी दे सकते हैं, इससे कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक, होगा ही नहीं गड़बड़, आप कहीं भी दे लीजिए, लेकिन यहाँ पे दो ठो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि ये दो ठो तभी ना मांगेगा, दो ठो मांग लेगा इससे, तो ये ऑक्सीजन का ये बन गया, और इधर भी ऑक्सीजन का दो ठो लेकर बन गया। कार्बन को चाहिए आठ, तो दो ठो इसके, चार ठो तो इसके पास है, दो ठो इससे मांगेगा, दो ठो इससे मांगेगा, और इससे का डबल बॉन्ड बन के रेडी हो जाएगा। ठीक, तो डबल बॉन्ड वाला भी आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। कम समझ में आया होगा तो पीछे करके वीडियो को देखिएगा। अगला ये भी है, तो ये भी सेम उसी प्रकार से है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं त्रिक सहसंयोजी बंधन पर। त्रिक सहसंयोजी बंधन, इससे पहले एकल बंधन हो गया, द्विबंधन हो गया, और ये त्रिबंधन है। तो इसका परिभाषा क्या है कि जब जब संयोग करने वाले दो परमाणु, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब दो परमाणुओं के बीच तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उनके बीच त्रिक सहसंयोजन बंधन बनता है। आप अपने तरीका से कैसे भी परिभाषा लिख सकते हैं, या तो ये भी लिख सकते हैं, या अपने से बना के भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेरा ही लिखिए, आप अपने शब्दों में भी आंसर दे सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पे है N2, नाइट्रोजन इसका दो ठो है, तो इसमें बनाना है। देखिए नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7,
इसको तोड़ेंगे तो अंतिम कक्षा में आएगा 5, चाहिए इसको 3। यहीं से आपको पता कर लेना है कि कौन एकल होगा, कौन द्वि होगा और कौन त्रि होगा। इसको चाहिए 3, तो ये हो जाएगा त्रिबंधन, इसमें यानी कि त्रिबंधन बनेगा। तो 3 ठो आप इस तरफ रखिएगा और 3 ठो इस तरफ, 4 और 5 यानी 5 ठो बाहर था, तो 3 ठो इधर और 1 ठो ऊपर 1 ठो इधर, इसका 5 ठो हो गया। और 3 ठो इधर, एक एक ऊपर नीचे, और इसे लेके घेर लीजिए, आपको त्रिबंधन बन के रेडी। ये भी त्रिबंधन वाला ही है, इसको भी देख लीजिएगा। ये बंधन वाला प्रकृति खत्म हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये सब खत्म। और आपको अब आगे के टॉपिक है कि प्राकृतिक में धातुओं की उपस्थिति, ये टॉपिक है आपको बुक में, और इसी के रिलेटेड ये सभी आपको पढ़ने हैं कि प्राकृतिक में धातुएं मुख्यतः 2 अवस्था में पाई जाती हैं। कितनी अवस्था में पाई जाती हैं? 2 अवस्था में पाई जाती है। पहला होता है मुक्त अवस्था और दूसरा होता है संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था का परिभाषा कई बार 2 नंबर के लिए पूछ चुका है कि मुक्त अवस्था की धातुएं किसे कहेंगे। तो देखिए मुक्त अवस्था की परिभाषा यहाँ से कि जिन धातुओं पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प एवं नाइट्रोजन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उन धातुओं को मुक्त अवस्था की धातुएं कहा जाता है। मतलब अपने अपने भाषा में याद रखिएगा ऐसे कि जो धातु न मुरझाए, मुरझाए का मतलब जंग लगना, जो धातु न मुरझाएगा उसको मुक्त अवस्था की धातु कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हो गया सोना, एग्जाम्पल में सोना, सोना कभी सुना है कि सोना मुरझा गया? रेयर केस में कभी भी हो सकता है, रेयर केस में। सिल्वर भी, जो नकली सिल्वर रहेगा उस पे जंग लग जाएगा, ऐसे सिल्वर पे जंग लगता है, कभी कभार लग जाता है, लेकिन इनको नॉर्मली मुक्त अवस्था की धातुएं माना जाता है। प्लेटिनम का भी वही है, ये तीनों मुक्त अवस्था की धातुएं हैं। इन सबको ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं, ऑक्सीजन का प्रभाव कहने का मतलब कि इन पर जंग नहीं लगेगा, इन पे जंग नहीं लगेगा। मुक्त अवस्था का वही खासियत है कि इसमें देखिए जिन धातुओं पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन कह लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहिए और जल वाष्प कहिए, नाइट्रोजन कहिए, कुछ भी कहिए, किसी का भी इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इनको मुक्त अवस्था की धातुएं कहा जाता है। इसके आगे है संयुक्त अवस्था की धातुएं। संयुक्त वो था मुक्त और ये है संयुक्त। तो इसके जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट में ये वाला आ जाएगा कि जिन धातुओं पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प नाइट्रोजन का प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है, और इन सभी में प्रभाव कहाँ गया प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसको खाली ध्यान देना है कि इसमें प्रभाव पड़ता है, तो उन धातुओं को संयुक्त अवस्था की धातुएं कहा जाता है। क्या कहेंगे? संयुक्त अवस्था की धातुएं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, ये सभी क्या है? मुक्त अवस्था की, संयुक्त अवस्था, माफ कीजिएगा, संयुक्त अवस्था की धातु है, अर्थात इन पर जंग लग जाएगा, इन पे जंग आसानी से लग जाएगा और ये खराब भी हो जाएंगे। ठीक, तो ये था अवस्था। अवस्था आपको समझ में आ गया हो कि धातु की अवस्था कैसी होती है, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। आगे है आपको कि खनिज क्या है, खनिज। और इन सबका पीडीएफ जिनको चाहिए वो मैसेज करेंगे, उनको हम पीडीएफ दे देंगे। टोटल पीडीएफ हम उनको सेंड कर देंगे, कोई उसका चार्ज नहीं लगेगा, बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए खनिज किसे कहते हैं। खनिज, खनिज क्या है? पृथ्वी की परत में विद्यमान, वीवीआई इसको करिएगा। ये सब देखिए अब छोटे छोटे परिभाषा आएंगे, एक एक लाइन के, दो दो लाइन के, और वो वही सब एग्जाम में आते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आसान चीज ही परीक्षा में पूछा जाता है, भारी चीज परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, तो आसान चीज को याद रखिए। उसमें से पहला है खनिज क्या है, तो पृथ्वी की परत में, पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। पृथ्वी की परत मतलब जमीन के अंदर, यानी कि जमीन की परत में धातु युक्त, कैसा? धातु युक्त, ये ध्यान देना है, धातु युक्त ठोस पदार्थ होना चाहिए। धातु युक्त मतलब उसमें धातु होना चाहिए, तब उसको खनिज कहेंगे। यानी कि पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। जैसे में सोडियम क्लोराइड हो गया, CaSO3 हो गया, ZnS हो गया, इन सब में धातु पाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम धातु हो गया, सोडियम इसमें मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा धातु, यहाँ पे Zn धातु मिल जाएगा, तो इस सबको क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। ठीक, आगे है अयस्क। तो जिन खनिजों में, यानी कि जिन खनिजों में प्रचुर मात्रा में, जिन खनिजों में, फिर से देखिएगा कि जिन खनिजों में प्रचुर मात्रा में, यानी बहुत मात्रा में, जिन खनिजों में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान रहते हैं तथा उन्हें कम खर्च में आसानी से प्राप्त किया जा सके, उन्हें अयस्क कहते हैं। मतलब जिसे बनाने में भी, मतलब प्राप्त करने में भी कम खर्चा है, उसको क्या कहेंगे? अयस्क। फिर से कि जिन खनिजों में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान रहता है तथा जिन्हें कम खर्च में आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक, इसका देख लीजिएगा, ये सब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को आप लोग याद रखना है। आगे है गैंग। गैंग देखिए ऐसी भी है, ये एक लाइन का है और ये पूछ देता है, और आपको ये सब पूछेगा तो 2 ठो एक ही बार दे देगा। जैसे देगा कि आप लोग को मान लीजिए क्वेश्चन में आएगा कि निम्न को परिभाषित करें, उसमें दे देगा खनिज क्या है, अयस्क क्या है, गैंग क्या है, अयस्क गैंग क्या है, ये 3 ठो दे देगा, 2 नंबर के लिए दे देगा। और इसको का शानदार तो वीवीआई हो जाएगा, ये 2 नंबर के लिए पूछेगा। लेकिन 2 नंबर में अगर आपको एक ही में पूछ दिया तो कहेगा खनिज क्या है, अयस्क क्या है, गैंग क्या है, सब एक ही में पूछ देगा। ठीक, तो गैंग देखिए, पृथ्वी की परत में मौजूद अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। पृथ्वी की परत में मौजूद अशुद्धियों को
गैंग कहते हैं। मौजूद अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक, तो गैंग एक लाइन का है, इसलिए याद करने में कुछ नहीं है कि पृथ्वी की परत में मौजूद अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। बस बात खत्म। आगे है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण कह देगा कि अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे लिखिएगा कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। मतलब अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, मतलब कि अयस्क गंदा होता है जो जमीन से निकलता है, तो उसे शुद्ध करके धातु प्राप्त किया जाता है। तो वही है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। दूर करना क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अब इसमें है निस्तापन। निस्तापन क्या है? कहेगा कि निस्तापन, कोई पूछ देगा निस्तापन क्या है, या परीक्षा में भी आता है कि निस्तापन और जारण में अंतर, तो हम अंतर आपको लिखवा दिए हैं, इधर दिखा देंगे। अभी देखिए निस्तापन। निस्तापन के बारे में क्या है कि अयस्क को उच्च ताप पर, किस ताप पर? उच्च ताप पर। अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति, वायु की यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुपस्थिति है, अनु, यहाँ पे रुक जाइए एक मिनट, फिर से देखिए कि अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यंक से कम ताप, ये द्रव्यंक, द्रव्यंक कहने का मतलब पिघलना नहीं चाहिए, मतलब पिघलना नहीं चाहिए। अब इतना ही ना दिखा देंगे कि वो पिघल जाए, यानी यहाँ पे कह भी रहा है कि द्रव्यंक से कम ताप पर, द्रव्यंक से कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके अयस्क में परिवर्तित करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। मतलब निस्तापन की क्रिया क्या है? तो अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यंक से कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। ठीक, निस्तापन आप लोग समझ गए होंगे। ये द्रव्यंक से कम कहने का मतलब जैसे आप लोग हसुआ बनते हुए देखे होंगे, हसुआ कुल्हाड़ी सबको गर्म उतने किया जाता है कि सिर्फ ये फैल सके, अभी ना कि पिघला दीजिए, वैसा नहीं। ठीक, आगे है 5 नंबर के लिए, 5 नंबर लायक, हाँ 5 नंबर लायक एक क्वेश्चन है, और इस चैप्टर में ये 5 नंबर लायक अच्छा क्वेश्चन है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, वीवीआई कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि अयस्कों का, इसको देखिए क्या है, इसमें दिया है कि अयस्कों का सांद्रण क्या है, सांद्रण की विधियों का वर्णन करें। तो चलिए, अयस्कों में विद्यमान अशुद्धियों को दूर करना ही अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। मतलब अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना ही अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। इस सांद्रण की विधियां निम्न है, मतलब इसके सांद्रण की विधियां निम्न है, निम्नलिखित है, आप लोग को ऐसे लिख लेना है कि सांद्रण की विधियां निम्नलिखित है। चलिए, पहला है हाथ से चुनना, आएगा आपको 5 नंबर में, तो 5 विधियां लिखना होगा। दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, और पांचवा, पांचवा नहीं है तो 4 ही ठो लिखिएगा, 4 ठो है, 4 ठो ही काफी है। इसमें देखिए पहला है हाथ से चुनकर, हाथ से चुनकर, तो इसमें लिखिए कि अयस्क में विद्यमान बड़े आकार के टुकड़ों को हाथ से चुनकर अलग कर लिया जाता है। अब इस टुकड़ों को क्रशर, क्रशर मतलब कि कूचने वाला, क्रशर में डालकर तोड़ लिया जाता है, जिससे अयस्क एकदम बारीक हो जाता है, जिससे अयस्क एकदम बारीक हो जाता है। फिर से देखिए, हाथ से चुनने की विधि क्या है, तो आप लोग देखे होंगे जिसके घर में चारों ओर खटकाता है, उसमें इकड़ा कंकड़ रहता है, जिसको हाथ से ही चुनकर बाहर फेंक दिया जाता है। तो पहला तो ये विधि हो गया कि अयस्क में विद्यमान बड़े आकार के टुकड़ों को हाथ से चुनकर अलग कर लिया जाता है, और बड़े टुकड़ों को क्रशर, अब इससे भी जो बड़ा आकार का टुकड़ा बहुत अलग रहेगा उसको क्रशर, क्रशर एक मशीन होता है, ये एक मशीन होता है, इसमें डालकर इसको तोड़ दिया जाता है, जिससे अयस्क के एकदम बारीक हो जाता है, अयस्क एकदम बारीक हो जाता है। इसके अगला विधि देखिए, अगला विधि है गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि, इस विधि में क्या होता है कि यह विधि वैसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है जिसमें अयस्क के कण उसमें उपस्थित अशुद्धियों से भारी होते हैं, उसमें उपस्थित अशुद्धियों से भारी होते हैं। मतलब उसमें अयस्क भारी होना चाहिए, और जो गंदगी है ना वो हल्का होना चाहिए। उसमें किसका उपयोग हो जाएगा? गुरुत्व पृथक्करण विधि का यूज हो जाएगा। फिर से देखिए कि यह विधि वैसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है जिसमें अयस्क के कण उसके अशुद्धियों से, उसमें उपस्थित अशुद्धियों से भारी होते हैं। तो भारी रहेगा तो क्या फायदा होगा, तो आगे देखिए, अयस्क के चूर्ण को, मतलब जो भी उसमें रहेगा उसके चूर्ण को जल के साथ मिलाकर उसे कई टेढ़े मेढ़े युक्त एक कंपन करने वाली मशीन से गुजारा जाता है। इसका फिगर आपको बुक में मिल जाएगा, हम यहाँ पे फिगर ऐड करना भूल गए हैं। चलिए कोई नहीं, आप समझिए खाली कि इस अयस्क को एक मशीन में डाला जाता है जिसमें टेढ़ा मेढ़ा उसमें रास्ता बना रहता है, जिसमें से कंकड़ कंपन करने वाली मशीन होती है। कैसी मशीन होती है? मतलब हिल डुल वाइब्रेटर टाइप की मशीन होती है, जिसमें भारी कण, देखिएगा कि हिलाया जाता है किसी भी चीज को, तो हिल डुल करेगा तो इसमें भारी कण नीचे बैठ जाएगा, और उसका जो भी गंदा चीज रहेगा वो ऊपर ही रह जाएगा। तो मशीन से गुजारा जाता है। इस ऐसा करने से अयस्क में भारी कण मेढ़ों मतलब टेढ़े मेढ़े जो रास्ते हैं, मेढ़ों द्वारा रोक लिए जाते हैं, जबकि कीचड़ युक्त जल निकल जाता है। तो देखिए, किसी भी चीज को हिलाया जाता है तो भारी चीज नीचे रह जाता है, और जो हल्का रहता है ऊपर हो जाता है, और उसे अलग कर लिया जाता है। ठीक, आगे है फेन प्लवन विधि। फेन
प्लवन विधि। इस विधि में क्या होता है, देखिए ये तीसरा विधि है फेन प्लवन विधि। इस विधि से अयस्कों अयस्कों को पानी से भरे एक टंकी में डालकर उसमें थोड़ा तेल मिलाने से अयस्क के हल्के कण, ये आप लोगों को हमें लग रहा है नहीं दिख रहा होगा, ये लिखावट दिख ना रहा होगा, आप लोग खाली हम बोल रहे हैं उसको सुनिएगा कि इस विधि में अयस्कों को पानी में भरे एक टंकी में डालकर उसमें थोड़ा तेल मिलाने से अयस्क के हल्के कण क्या है, ये झाग होना चाहिए यहाँ पे, हल्के कण यहाँ पे झाग होना चाहिए। झाग के साथ देखिए फिर से कि इस विधि में अयस्कों को पानी से भरे एक टंकी में डालकर उसमें थोड़ा तेल मिलाने से अयस्क के हल्के कण झाग के साथ जल के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जिसे अलग कर लिया जाता है। इस झाग को खत्म करने के लिए, मतलब जो झाग आ गया, अब झाग को हटाना है ना, तो इस झाग को खत्म करने के लिए इसमें थोड़ा सा अम्ल मिला दिया जाता है। फिर अयस्कों को हाथ से चुनकर हटा दिया जाता है, यानी सुखा दिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। वही है मेन, इसमें ये झाग था और ये दिख ना रहा था, पीडीएफ बनाने में हम ध्यान भी नहीं दिए। चलिए आगे है कि तांबा लेड और जस्ता के सल्फाइड, जैसे एग्जाम्पल इसका है, जैसे वो सब, तो इसको मत लिखिएगा आप लोग, वही सब उतना ही लिखना है सिर्फ। चलिए इसमें है ये अगला विधि चौथा कि चुंबकीय पृथक्करण विधि। यह विधि वैसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त है जब अयस्क या उसमें मौजूद अशुद्धियां, मतलब कि ये विधि कब अप्लाई होगी, तो ये विधि तब काम करेगी जब अयस्क के लिए प्रयुक्त है, जब मतलब ये किसके लिए प्रयुक्त है, तो वैसे अयस्क के लिए प्रयुक्त है जब अयस्क या उसमें मौजूद अशुद्धि है, या तो अयस्क या तो अशुद्धि, दोनों में से कोई एक चुंबकीय हो, मतलब चुंबकीय होना चाहिए, जैसे कि या तो धातु हो या तो चुंबक हो, मतलब उसमें गुण चुंबकीय होना चाहिए, तभी ना वो चुंबकीय विधि, यानी चुंबक में चपकेगा, तो इसमें चुंबकीय हो। उसमें अयस्कों को एक विद्युत चुंबकीय मशीन से गुजारा जाता है। चुंबकीय होने के कारण अयस्क चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जबकि अशुद्धियां जबकि अचुंबकीय पदार्थ यानी अशुद्धियां मशीन से अलग करके एक पात्र में जमा कर गिरा दिया जाता है। इस प्रकार से हम अयस्कों का सांद्रण करते हैं, इस प्रकार से अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो ये था सांद्रण का तरीका, आप लोग अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। आगे है निस्तापन और जारण में अंतर, निस्तापन और जारण में अंतर। तो ये सभी वीडियो आप लोग को जो भी सब है, अगले वीडियो में आप लोग को ये सभी चीज आपको आगे पढ़ाई हो जाएंगे। और यहाँ तक जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, वो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।